नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो। तो चलिए देखते हैं रीट 2021 के लेवल 2 भाषा प्रथम संस्कृत के प्रश्न पत्रों का हल। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अधोलिखितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। तो 31 से 36 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़कर। गद्यांश देखते हैं। मानव जीवने अनुशासनस्य महती खलु महती आवश्यकता अस्ति। यदि मानवाः अनुशासनशीलाः न भवेयुः तदा तु विचित्रा गति जगतः गति स्यात्। यदि सर्वे जनाः स्वेच्छया कार्यं कुर्वन्ति तदा सर्वत्रैव कार्यस्य हानि भवेत्। अनुशासनेन एव अस्माकं सर्वाणि कार्याणि भवन्ति। यस्मिन् देशे अनुशासन व्यवस्था उत्तमा वर्तते तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्तिः भवति। अनुशासनेन एव सर्वेषां कल्याणं भवति। अब देखते प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है। जगतः इत्यत्र का विभक्ति ही? ए सप्तमी, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी तृतीया। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन सी षष्ठी विभक्ति। जगतः षष्ठी विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति में बनेगा जगती, और देखिए चतुर्थी रूप में बनेगा जगते, और पंचमी में बनेगा जगतः, और तृतीया विभक्ति में बनेगा जगता। अगला प्रश्न देखेंगे। तदा तु विचित्रा जगतः गति स्यात्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। ए विचित्रा, बी जगतः, सी गति, डी तदा। तो यहाँ पर पूछा है विशेषण पदम, तो जगत की गति कैसी है? विचित्र। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचित्रा। अगला प्रश्न देखेंगे। कार्यस्य हानि इत्यत्र कः प्रत्यय समासः? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। तो कार्यस्य हानि अर्थात कार्य हानि ही। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर समास होगा तत्पुरुष समास। प्राप्ति इत्यत्र कः उपसर्गः? प्राप्ति में कौन सा उपसर्ग है? आंग, प्र, आप, प्रा। तो देखिए यहाँ पर प्र उपसर्ग है और आप धातु है, और उनके साथ में योग हुआ है तिन प्रत्यय का। इसे रूप सिद्ध हुआ है प्राप्ति। प्र उपसर्ग, आप धातु और तिन प्रत्यय प्राप्ति। तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन बी प्र। अगला प्रश्न। गति इत्यत्र कः प्रत्ययः? तिन, त, ती, नीनी। तो गम धातु के योग में तिन प्रत्यय होने पर रूप सिद्ध हुआ है गति। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए तिन प्रत्यय। अगला देखेंगे। तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति ही भवति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। ए तस्मिन्, बी सुख प्राप्ति ही, स एवः, डी भवति। तो यहाँ पर अव्यय पद पूछा है, तो अव्यय पद होगा ऑप्शन सी एव। तो तस्मिन् देखिए सर्वनाम शब्द है, तत् पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा तस्मिन्, और भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा भवति। इस प्रकार से यहाँ अव्यय पद पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एव। आगे देखेंगे। देखिए अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। तो ये गद्यांश पढ़ना है और प्रश्न संख्या 37 से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश देखेंगे। विश्व प्रसिद्धां पशुमेलां द्रष्टुं ग्रामीण जनाः विदेशीय पर्यटकाः च आगच्छन्ति।
अस्य मासस्य कार्तिकपूर्णिमायां जनाः पुष्करस्य सरोवरे आत्मनः पवित्रार्थं स्नानं कुर्वन्ति। मेलायाम् अश्वानां नृत्यम्, उष्ट्राणां धावनं, सौन्दर्यप्रतियोगिताश्च विदेशीपर्यटकाणां सांस्कृतिकप्रतिस्पर्धा भवन्ति। श्रेष्ठजातीयानां पशूनां कृते पुरस्काराणि मेलासमितिपक्षतः प्रदीयन्ते। प्रायः मेलायां सर्वत्र उष्ट्राणां सम्मेलनं दृश्यते। राजस्थानस्य क्रमेलेकः अर्थात उष्ट्रः राज्यपशु घोषितः वर्तते। प्रश्न संख्या 37 देखिए। ग्रामीण जनाः विदेशी पर्यटकाः च आगच्छन्ति। रेखांकित क्रियापदं लङ् लकारे परिवर्तयतु। तो ये आगच्छन्ति को हमें लङ् लकार में परिवर्तित करना है, तो क्या बनेगा देखिए, आगच्छन्, आगमिष्यन्ति, आगच्छन्तु, आगच्छेयु। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगच्छन्। तो आगमिष्यन्ति, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? प्रथम पुरुष में आगच्छत्, आगच्छताम, आगच्छन्। मध्यम पुरुष आगच्छः, आगच्छतम, आगच्छत्। उत्तम पुरुष आगच्छम, आगच्छावः, आगच्छामः। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी दूसरे भी देख लेते हैं। जो आगमिष्यन्ति है ये बनेगा लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। आगच्छन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, आगच्छेयु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो ये हमारे लंग लकार का पूछा तो लंग लकार में बनेगा आगच्छन्। प्रश्न संख्या 38 देखिए। मेलायाम अश्वानां नृत्यम डैश प्रतिस्पर्धाः भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये प्रश्न निर्माणाय निम्नांकित पद उपयुक्तम। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है अश्वानाम, तो इससे हमें प्रश्न बनाना है। तो क्या उपयुक्त पद आएगा? ए किम, बी कस्य, सी कदा, डी केशाम। तो यहाँ ऑप्शन होगा हमारा आंसर डी केशाम, क्योंकि अश्वानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो यहाँ पर भी प्रश्न निर्माण में भी हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप करेंगे। किम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा केशाम, और कस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। कदा अवयव है और किम का अर्थ होता है क्या। अगला प्रश्न देखेंगे। मेला समिति पक्षतः इत्यत्र प्रत्ययः विद्यते। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 39 में देखेंगे। ए त, बी तरप, सी तसिल, डी तमप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी तसिल प्रत्यय। मेला समिति पक्षतः यहाँ पर प्रत्यय है। आत्मनः पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति। रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो आत्मनः में कौन सी विभक्ति है? ए षष्ठी, बी प्रथमा, सी चतुर्थी, डी पंचमी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आंसर 40 में ऑप्शन ए षष्ठी विभक्ति आत्मनः। तो अब देखिए यहाँ गद्यांश के अनुसार पूछा है, तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, और आत्मनः पंचमी विभक्ति में भी रूप आत्मनः ही बनता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी आत्मनः रूप बनता है आत्मा शब्द का, लेकिन गद्यांश के अनुसार यहाँ पर होगी षष्ठी विभक्ति। तो प्रथमा में क्या रूप बनेगा? आत्मा, और चतुर्थी में बनेगा आत्मने। ठीक है, आगे देखेंगे। देशी पदस्य विलोम पदम वर्तते। विदेही, विदेशी, विदिशा, राज्य। तो यहाँ पर देशी का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशी। प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकारः वर्तते। प्रदीयन्ते में कौन सा लकार है? लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लट लकार। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रदीयन्ते में लट लकार, प्र उपसर्ग, दा धातु, और बहुवचन में रूप बना प्रदीयन्ते। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 43। मैं कलम से लिखता हूँ। अस्य वाक्यस्य अनुवादः अस्ति। तो में उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। में अहम, तो देखिए चारों ही वाक्यों में अहम है। उसके बाद कलम से, तो साधकतम, करणम। तो जो साधकतम या जो साधन होता है क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कलमेन यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो चारों ही ऑप्शन में कलमेन है। उसके आगे पत्रम,
तो पत्रम 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 पत्रः, तो यहाँ पर पत्र है तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। उसके अलावा लिखूँगा, अब क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की है, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर रूप बनेगा अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। अगला देखिए, नृपः दरिद्राय दानम ददाति, अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भविष्यति। इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो नृपः का बन जाएगा, तो कर्मवाच्य के कर्ता में होती है तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चतुर्थी हो गई तो ये ऑप्शन कट हो गया। यहाँ नृपेण नृपेण नृपेण, ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन में तृतीय विभक्ति है। उसके आगे देखेंगे दरिद्राय, तो देखिए देने के अर्थ में जिसे दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किसे दे रहा है? दरिद्र को, तो दरिद्र में चतुर्थी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो ये भी कट हो गया। अब बचे ए और सी, दोनों में से एक आंसर होगा। तो नृपेण दरिद्राय दानम दीयते, नृपेण दरिद्राय दानम ददाति, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा हमारा, नृपेण दरिद्राय दानम दीयते। वाक्यम इदम संशोधयत, कवि भी ही कालिदासः श्रेष्ठः, इस वाक्य को शुद्ध करके बताना है। एक, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवयः कालिदासः श्रेष्ठः। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, क्योंकि कालिदास श्रेष्ठ है किस में है? कवियों में। तो एक सूत्र आता है यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से जाति गुण क्रिया संज्ञा द्वारा जहाँ से अलग किया जाता है, अर्थात जिसकी श्रेष्ठता दिखाई जाती है, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब कालिदास श्रेष्ठ है, लेकिन किससे श्रेष्ठ है? कवियों से। तो यहाँ पर कवि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। रिक्त स्थानम पूरयित्वा सुक्तिम संयोजयत, इस सुक्ति को पूरा करना है रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए। आत्मनः आत्मना आत्मनि आत्मानम, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो आचरण हमें अच्छा नहीं लगता उस आचरण को हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए दूसरे ऑप्शन है, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आत्मना है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। उसके अलावा आत्मनि में सप्तमी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है। और देखिए आत्मानम, तो यहाँ पर हुआ है द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक मात्रा का डिफरेंस है। ये आत्मानम है ना, अगर इस जगह देखिए आत्मानम, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आंसर तो इसका ए होगा, आत्मनः। देखिए ये आत्मानम है ना, यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति एक वचन, अगर इसी स्थान पर होता आत्मनाम, डिफरेंस समझ रहे हैं ना आपकी, तो यहाँ हो जाता षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिए यहाँ पे माँ है, जरा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ आत्मानम है या आत्मनाम है, ये आ की मात्रा यहाँ म पे है और ये न पे है, तो यहाँ विभक्ति परिवर्तित हो गई है। आत्मानम में होती है द्वितीय एक वचन और आत्मनाम में होती है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आत्मनि सप्तमी एक वचन, आत्मना तृतीय एक वचन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि है ना आपके जो शब्द रूप है और विभक्ति में क्या रूप बनता है वो भी आपके अच्छे से याद हो जाए आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। प्राचीनतम पाठशाला विदोः को अयम विधि ही सन्निहितम नास्ति। अब देखिए यहाँ पर ना
अस्ति नहीं है पूछा है, तो प्राचीन पाठशाला विधियों में कौन सी विधि नहीं है? पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। इसे सुगम विधि या निर्बाध विधि भी कहते हैं और इसके प्रणेता है वीपी बोकिल महोदय। ये पूछा जा चुका है प्रश्न कि प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन हैं, तो वीपी बोकिल महोदय। आगे देखेंगे, प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्। प्रारंभिक स्तर पर किस कार्य की प्रधानता होनी चाहिए? पठन कार्य से, अभ्यास कार्य से, मौखिक कार्य से, लेखन कार्य से। तो सबसे पहले बच्चों को क्या किया जाता है, हम बोल बोल कर याद करवाते। सबसे अधिक प्रधानता मौखिक कार्य की होनी चाहिए। भंडारकर विधेः अपरम नामः किम। भंडारकर विधि का अन्य नाम क्या है? व्याकरण विधि, व्याख्या विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, व्याकरणानुवाद विधि। तो ऑप्शन बी, व्याकरणानुवाद विधि भंडारकर विधि का अपरम नाम है। अपरम अर्थात दूसरा। 50 प्रश्न देखेंगे। शिक्षकः कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्दभण्डारस्य अभिव्यक्तेः सामर्थ्यस्य च परीक्षां करोति। तो यहाँ पर उच्चारण, शब्दभण्डार, अभिव्यक्ति और सामर्थ्यता, इसकी परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या सामयिक परीक्षा। तो देखिए, उच्चारण आते ही मौखिक परीक्षा आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 51। भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति। भाषा को जो सीखने की प्रक्रिया होती है कैसे प्रारंभ होती है? नेत्राभ्याम हस्ताभ्याम च, पदाभ्याम कर्णाभ्याम च, नासिकया मुखेन च, कर्णाभ्याम जिह्वाभ्याम च। तो भाषा को हम कैसे सीखते हैं? पहले सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं। तो कान और जिह्वा से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे। शिक्षणक से केंद्र बिंदुर अस्ति। शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है भवनम, पाठ्यपुस्तकम, शामपट्टम, भ्रमणम। तो देखिए, शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है पाठ्य पुस्तक। प्रश्न संख्या 53। भाषायाः विचाराभिव्यक्तिः भवति। भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति किससे होती है? दर्शनेन वाचनेन च, भाषणेन दर्शनेन च, भाषणेन लेखनेन च, श्रवणेन मननेन च। तो जब हम बोलते हैं और लिखते हैं तो हम अपने भाषा के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 54। गद्य खंडानां पद्यानां च शुद्धोच्चारणे वाचनस्य कार्यं कस्मिन् सिद्धान्ते भवति। अभ्यासस्य सिद्धान्ते, सक्रियताया सिद्धान्ते, रुचे सिद्धान्ते, मौखिक कार्यस्य सिद्धान्ते। तो यहाँ पर आंसर होगा अभ्यास सिद्धांत में गद्य खंड और पद्य खंडों को उच्चारण और वाचन का कार्य। तो बार बार हम अभ्यास करते हैं इनमें। तो अब देखिए थोड़ी सी इससे संबंधित कुछ और बातें जो मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले भाषण जो है वो किस प्रकार का कौशल है? तो अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है, और लेखन मूर्त अभिव्यक्ति कौशल है। ठीक है, तो अभिव्यक्ति कौशल तो दोनों हैं। ठीक है, और दोनों ध्वनि विज्ञान से जुड़े हैं, लेकिन अमूर्त कौशल है भाषण और मूर्त कौशल है लेखन। इसी प्रकार से श्रवण अमूर्त कौशल है और पठन मूर्त ग्रहणात्मक कौशल है। सुन के भी हम ग्रहण करते हैं और पढ़ कर भी हम ग्रहण करते हैं, लेकिन श्रवण अमूर्त है और पठन मूर्त है। भाषण और लेखन दोनों अभिव्यक्ति कौशल है, लेकिन भाषण अमूर्त कौशल है और लेखन मूर्त है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं कि जैसे ग्रहणात्मक अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? तो श्रवण अमूर्त अभिव्यक्ति कौशल है, जिसके द्वारा हम सुन करके ग्रहण करते हैं।
तो श्रवण अमूर्त और पठन मूर्त ग्रहणात्मक कौशल है, और भाषण अमूर्त और लेखन मूर्त अभिव्यक्ति कौशल है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? सरलात् कठिनम प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, आगमनात् निगमन प्रति, अनिश्चितात् निश्चितम प्रति। तो ऑप्शन सी आगमनात् निगमनम प्रति। तो सबसे पहले उदाहरण और उदाहरण के बाद नियम प्रस्तुतिकरण, आगमन विधि, और पहले नियम प्रस्तुतिकरण और उदाहरण द्वारा फिर उसका व्याख्या करना निगमन कहलाता है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? आगमन से निगमन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 56, संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य च प्राचीनतमो विधिर विद्यते। व्याकरण शिक्षण की और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? कक्षा नायक विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूत्र विधि संस्कृत व्याकरण और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्री सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदय है महाकाव्यम वर्तते। तो सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदय का कौन सा महाकाव्य है? हरनामामृतम, कच्छवंशम, मोहभंगम और ईश्वर विलासः। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ईश्वर विलासः। अब देखिए, हरनामामृतम किसका है? विद्याधर शास्त्री का, और कच्छवंश श्री कृष्ण राम भट्ट का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोहभंगम किसके द्वारा रचा गया है, इस मोहभंगम के रचयिता कौन है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 58, श्री चंद्रमहीपति ही उपन्यासः लिखितो अस्ति। चंद्रमहीपति उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ए श्रीनिवासा आचार्येण, श्री प्रभाकर शास्त्रिणा, श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा, श्री नारायण शास्त्रिणा। तो देखिए, चंद्रमहीपति के रचयिता है श्रीनिवास आचार्येण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी की रचनाएं कौन कौन सी है? इनका एक रूपक है पशु कल्याणम, और एक कथा आत्मवेदना, इसके अतिरिक्त पंचामृत और संस्कृत गद्य प्रभा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम और गोविंद वैभवम। साहित्य जयपुर, गोविंद वैभवम, और इसके अतिरिक्त एक गद्य काव्य है भारत वैभवम, और इनकी एक कथा जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है आदर्श रमणी। इसके अतिरिक्त श्री नारायण शास्त्री जी का सौंदर्य विजयम। अगला प्रश्न देखेंगे, कच्छवंशम महाकाव्यम केन विरचितम। कच्छवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित सूर्यनारायण शास्त्री महोदयेन, श्री सीताराम भट्ट महोदयेन, पंडित विद्याधर शास्त्री महोदयेन, श्री कृष्ण राम भट्ट महोदयेन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, कच्छवंश किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्री कृष्ण राम भट्ट महोदयन। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। पंडित सूर्यनारायण शास्त्री जी की रचना है, इनका एक महाकाव्य मानव वंश जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और पूछा जाता है, उसमें 17 सर्ग है, और एक कहानी दुर्लभ दाम्पत्यम जो इनकी बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। मानव वंश तो आप याद कर ही लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में ये आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा। अगला देखिए, पंडित श्री राम भट्ट महोदय, तो इनका भी महाकाव्य है जिसका नाम है जय वंश। मानव वंश तो सूर्यनारायण शास्त्री महोदय का है, और जय वंश है श्री राम भट्ट महोदय का। अगला देखेंगे, पंडित विद्याधर शास्त्री महोदय, इनके द्वारा रचित कौन सी है? दुर्बल बलम, पूर्ण नंदम, दोनों रूपक है। अंतिम और प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 60, कविता रचना कार्य हेतु हो कह मीराम पुरस्कारेण पुरस्कृत। कविता रचना के लिए किसे मीरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए पंडित मधुसूदन ओझा, बी डॉक्टर हरिराम आचार्य, सी दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हरिराम आचार्य। अब देखिए, इनकी और भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिनमें से एक है कनिष्ठिका अधिष्ठितः कालिदासः, पर्वत शाकुंतलम, गंगा लहरी, युग प्रभातम, आषाढ़स्य प्रथमे मासे, सत्यमेव जयते, नेत्रदानम महादानम,
आगम तीर्थ और गाथा सप्तशती। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं श्री हरिराम आचार्य महोदय की। तो ये जो अंतिम 4 प्रश्न दिए हुए हैं और इनमें जो साहित्यकार और उनसे संबंधित जो रचनाएं दी गई है ये आधुनिक संस्कृत के इतिहास से आता है। तो ये अब परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त और भी महाकाव्य हैं, संदर्भ आने पर मैं उनका भी वर्णन आगे करूँगी। ठीक है, तो ये था मित्रों हमारा रीट 2021 के जो लेवल 2 में भाषा प्रथम संस्कृत का जो पेपर था उसका हल। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो लेकर। जय हिंद।